हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री अध्याय 7 है। इस वीडियो में हम लोग बाल विवाह के विरुद्ध कानून के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाल विवाह के विरुद्ध कानून के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पहले 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए क्या अधिकार और स्वतंत्रता समानता की मांगों का समर्थन किया था। फिर राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा और परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को क्या करना है, अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। यहाँ तक पढ़ चुके थे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखेंगे कि महिला संगठनों की विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज़ और मजबूत हुई। लोग क्या करने लगे, बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया और 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहस और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। और इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती और बाद में ये उम्र बढ़ाकर क्या किया गया, क्रमशः 21 साल व 18 साल कर दी गई। लड़का की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल कर दी गई। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से शादी क्या हुआ है। यहाँ पर दिखाया गया कि इस चित्र में 8 साल की दुल्हन है। ये 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र है। क्या आपको पता है कि आज भी हमारे देश में 20% से ज़्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से पहले ही हो जाती है। होती है ना फ्रेंड, बहुत जगह पर हो जाती है, लेकिन समाज अभी तक कानून से दूर है। जाति और समाज सुधार क्या है। देखिए, जाति और समाज सुधार है क्या। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया है उनमें से कई जाति गैर बराबरी के भी विरोधी थे। राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज व्यक्ति परंपरा का समर्थक था और जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमार्श मंडली का गठन किया गया और इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में बहुत सारे ऊंची जाति के लोग भी थे और गुप्त बैठकों में सुधारक भोजन और स्पष्ट जैसे मामलों में जाति कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जाति पूर्वाग्रह और बंधनों से निजात पा सके। और कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। तो कई लोग ऐसे भी थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में जो होने वाले अन्याय व्यवस्था में होने वाले अन्याय के जो विरुद्ध थे, ऐसे लोग भी थे। और 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे और इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए साधन मिलने लगे थे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। और शहरों में नालियां बनाई जानी थी, सड़कें बिछनी थी, इमारतों का निर्माण होना था, शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए क्या कुलियों, खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वालों, ईंट बनाने वालों, नालियां साफ करने वालों, सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वालों, रिक्शा खींचने वालों की ज़रूरत थी। यह श्रम कहाँ से आया। इन कामों को संभालने के लिए गांव और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे। तो क्या करने लगे मालिक लोग, इन सारे कामों के लिए मजदूर लाने के लिए
कामों को संभालने के लिए, ऐसे सारे कामों को संभालने के लिए गाँव और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगी। और जहाँ क्या मिलने लगी, मज़दूरी की माँग पैदा हो रही थी। शहर जाने वालों में से बहुत सारे जो निम्न जातियों के लोग भी थे। कुछ लोग असम के मॉरिशस, त्रिनिदाद, इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर होता था, परंतु गरीबों, निचली जातियों की लोगों को यह गांव में सवर्ण यानी सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकालने का एक मौका था। देखिए, ये कुली जहाज है 19वीं शताब्दी का। इस पर कुली ले जा रहा है। जॉन एलन नामक इस कुली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था और जहां उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे। इनमें से ज़्यादातर मजदूर निचली जातियों के होते थे। यहाँ देखेंगे कि जूते कौन बना सकता है। तो चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता है, और क्योंकि वे मृत पशु का चमड़ा निकालते हैं जिन्हें गंदा व दूषित माना जाता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग हो गई थी, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जाति पूर्वाग्रह की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। लिहाजा वे ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफ़ी लाभ हुआ। तो क्या है फ्रेंड, जो चमड़े का काम करने वाला होता है वो परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता है, और क्योंकि वे जो होता है ना, मृत पशुओं का क्या करते हैं, चमड़ा निकालते हैं और जिन्हें गंदा व दूषित माना जाता है। और क्या हुआ, पहले जो विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की ज़बरदस्त मांग पैदा हो गई थी, परंतु जो चमड़ा के कामों के प्रति जाति पूर्वाग्रह थी, इसकी वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। इसी लिहाज से, इसी बात से वे ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें क्या हुआ, काफ़ी अच्छा लाभ भी हुआ। ठीक है। जूते बनाते मदिगा समुदाय के लोग 19वीं शताब्दी आंध्र प्रदेश। मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वे पशुओं के शव को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियां सीने में माहिर थे। देखिए, इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की ज़रूरत पड़ गई थी, यानी ज़रूरत बढ़ गई थी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता BR अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। और दुबला मजदूर सवर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे। वे उनके खेत संभालते थे और जमींदार के घर आंगन में क्या करते थे, तमाम छोटे बड़े काम करते थे। जो कमजोर मजदूर होते थे वो समान वर्ण जमींदार के पास, यानी सवर्ण जमींदार के पास क्या करते थे, मजदूरी भी करते थे और क्या करते थे, उनका जो खेत होता है ना उसको संभालते थे, और जमींदार के जो घर के आंगन में छोटा बड़ा काम होता था उन सारे कामों को संभालते थे। देखिए, कक्षा में जगह नहीं है। बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाज़त दे दी गई, ताकि वे कमरे को दूषित न कर सके जहाँ ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था। यानी ये बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूलों में क्या करते थे, घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्हें क्या किया गया, कक्षा के बाहर बरामदे में बैठाया गया और उनको सबक सुनने की इजाज़त दे दी गई कि आज की तारीख से इस प्रकार नहीं करना, और ताकि वे कमरे को दूषित न कर सके और जहाँ ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता हो। अब देखेंगे समानता और न्याय की मांग। समानता और न्याय की मांग है क्या? 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की,
जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए क्या क्या आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच का काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। आज केरल कहा जाता है। वहाँ एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया और उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। और उनका एक महत्वपूर्ण कथन था कि ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यानु, यानी मानवता की एक जाति है, एक धर्म है और एक ईश्वर है। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए क्या करते थे, उकसाते थे। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। ये श्री नारायण गुरु हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे गुलामगिरी। निम्न जातीय नेताओं में ज्योतिराव फुले सबसे मुख्य नेताओं में से थे। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों की इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फुले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न जाति वाला मानने लगे। अब फुले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की कथित निम्न जाति के लोगों की ही है। तो ये कथन किसका है? तो ये ज्योतिराव फुले का है। और फुले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे। मराठा देहात पर न्यायसंगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों यानी श्रमिक जातियां और अस्थि शूद्रों यानी अछूत को जाति भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फुले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जाति समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। देखिए ज्योतिराव फुले हैं। स्रोत नंबर 3 है मैं यहाँ और तुम वहाँ। फुले उच्च जाति नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे। ब्राह्मणों ने और उन्होंने क्या लिखा है देखेंगे। ब्राह्मणों ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली है जिसने लोगों की संपन्नता का गला काट लिया है और अब वे देश के महान देशभक्त बने घूमे रहे हैं। वे हमारे शूद्र मुस्लिम और पारसी नौजवानों को ये सलाह देते हैं कि अगर हम उच्च नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर पाया। ये एकता उन्हीं के फायदे में है क्योंकि इसके बाद दोबारा यही स्थिति पैदा हो जाएगी और मैं यहाँ और तुम वहाँ हो जाएंगे ना। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि जो ब्राह्मण फुले का ये लिखा क्या है लेखन है कि ब्राह्मण है ना, ब्राह्मणों ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली है जिसने लोगों की संपन्नता का गला क्या क्या काट लिया है और अब वे देश के महान देशभक्त बने क्या कर घूम रहे हैं। वे हमारे जो शूद्र मुस्लिम और पारसी नौजवान है ना,
को ये सलाह देते हैं कि अगर हम ऊंच-नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। ये एकता उन्हीं के फ़ायदे में है क्योंकि इसके बाद दोबारा यही स्थिति पैदा हो जाएगी और मैं यहाँ और तुम वहाँ जैसी बात हो जाएगी। देखिए ज्योतिराव फूले काश्तकार की चाबुक इस सत्य कैचा आसुर से लिया गया है। इधर देखेंगे 1873 में फूले ने गुलामगिरी यानी गुलामी नामक एक किताब लिखी। ऐसे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई और फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित किया जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। तो ये कब का है? 1873 में। इधर देखेंगे कि हम भी इंसान है, स्रोत नंबर 4 का हम भी इंसान है। 1927 में अंबेडकर ने कहा था कि अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज का दो मुख्य सिद्धांतों समानता और जातिवाद की समानता और क्या है, जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। देखेंगे कि जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है कि फुले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वो उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों की अपमानपूर्ण हालत के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में B.R. अम्बेडकर और दक्षिण में E.V. रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। मंदिरों में कौन जा सकता था, इसके बारे में देखेंगे। अम्बेडकर एक महान परिवार में पैदा हुए थे। क्या फ्रेंड, अम्बेडकर एक महान परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जाति भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें क्या होता था, उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप क्या मिला था, उसको फेलोशिप मिल गई थी। और 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने क्या देखा, समकालीन समाज में उच्च जाति सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा। तो 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने जो समकालीन